नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 12 का जो हमारा अध्याय है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, इसके जो महत्वपूर्ण 101 जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, आज हम उनको लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो हम आज प्रयास करेंगे कि ये जो 101 प्रश्न है इनमें पूरा का पूरा अध्याय भी कवर हो जाए और ऐसा कोई प्रश्न नहीं हो जो छूटे। तो आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं उनमें आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में पत्थर तोड़ना, वजन उठाना, रिक्शा चलाना जैसे कार्य कौन करता है? तो हमें पता ही है, गरीब लोग, अमीर लोग दोनों या मध्यम वर्गीय लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीब लोग है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विषमता सामाजिक है क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति नहीं समूह से संबंधित है, यह सामाजिक है, आर्थिक नहीं है, ये व्यवस्थित व संरचनात्मक है या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। सामाजिक विषमता है वो समूह से संबंधित है और वो सामाजिक भी है और व्यवस्थित और संरचनात्मक भी है। अगला प्रश्न है, संसाधन का रूप निम्न में से है? तो संसाधन के ये प्रकार हैं कि आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी या सभी। तो हमें पता है ये सभी के सभी संसाधन का रूप है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक संरचनावाद के प्रमुख विद्वान थे? तो हमें सभी को पता है कि सांस्कृतिक संरचनावाद के प्रमुख विद्वान थे पीटर या पियर बोर्ड्यू। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति क्या कहलाती है? सांस्कृतिक असमानता, धार्मिक असमानता, जातीय असमानता या सामाजिक विषमता? तो सभी को पता है कि यह क्या कहलाती है? सामाजिक विषमता कहलाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के मध्य सामाजिक विषमता का प्रमुख कारक है? तो क्या प्रमुख कारण है? सहज भिन्नता के कारण, प्राकृतिक भिन्नता के कारण, दोनों या समाज द्वारा उत्पन्न? तो सभी को पता है कि ये सामाजिक विषमता है वो समाज द्वारा उत्पन्न है। अगला प्रश्न है, किसी समाज व्यवस्था में व्यक्ति के ऊंचे से नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्त्रीकरण है, यह कथन किसका है? तो सभी को पता है यह कथन है पार्सन्स का। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार क्या है? यह भी हमें पता है कि लिंग, प्रजाति, संपत्ति या सभी। तो ये सभी है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार है। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख आधार में भी जाति, प्रजाति, धर्म सभी आ जाते हैं। फिर है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख स्वरूप है? दास प्रथा, जागीर, जाति व वर्ग तथा सभी। तो हमें पता है कि इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी के सभी क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण का आधार है। समाज में उच्च से निम्न वर्ग या उच्च से निम्न समाज को ये बांटते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं? इसकी प्रकृति सामाजिक है, प्रत्येक समाज में पाया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार क्या कहलाता है? तो हमें पता ही है कि पहले से ही किसी समूह या व्यक्ति के बारे में जो अवधारणा बना लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व आग्रह कहते हैं। पहले से ही किसी व्यक्ति या समूह या धर्म या जाति या किसी भी के बारे में अवधारणा बना लेना। अगला प्रश्न है, ऐसी विचारधारा जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किक या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था या पूर्व अनुभव के आधार पर करती है, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह, रूढ़िवाद, तार्किकता या सामाजिक बहिष्कार? तो इसका आंसर हो जाएगा रूढ़िवादिता, जिसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है, केवल आस्था ही देखी जाती है। अगला प्रश्न है, स्वयं को श्रेष्ठ मानना तथा दूसरे समूह, जाति या धर्म को हीन मानना क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह, नर जाति केंद्रियता, दोनों या कोई नहीं? तो ये क्या कहलाया जाएगा? दोनों हो जाएंगे। स्वयं को श्रेष्ठ मानना या दूसरी जाति धर्म को हीन भावना देना, ये पूर्वाग्रह भी हो सकता है आपका, और इसको हम नर जाति केंद्रियता भी कहते हैं कि स्वयं को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को हीन मानना। अगला प्रश्न है, वह तौर तरीके जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है? तो हमें सभी को ही पता है, इसे हम सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को समाज में घुलने मिलने से रोका जाता है।
अगला प्रश्न है, वह कौन सा समूह है जो सामाजिक विषमता व बहिष्कार का शिकार हुआ है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या महिलाएं, अन्य सक्षम लोग, या विकलांग लोग, या सभी? तो हमें पता है इसमें सभी ऑप्शन आएगा। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में समाज को किस आधार पर बांटा गया है या फिर श्रेणीबद्ध किया गया है? तो हमें पता है कि वहां प्रजाति के आधार पर या फिर रंग के आधार पर दक्षिण अफ्रीका के समाज को बांटा गया है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों का नेतृत्व किसने किया? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और हमें पता भी है कि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों का जो नेतृत्व है वो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल मंडेला दोनों के द्वारा, अर्थात इसमें आंसर हो जाएगा ए व ब दोनों। देखिए अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस है वो वहां का प्रमुख दल था जिसका नेतृत्व नेशनल मंडेला ने किया था। अगला है, दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने का प्रतीक कौन बने? तो हमें पता ही है नेशनल मंडेला। चलिए अगला प्रश्न है, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो नेशनल मंडेला का जो जन्म दिवस है 18 जुलाई, उसको नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। भारत में निर्धनता का मापक किस आधार पर किया जाता है? देखिए भारत में निर्धनता या गरीबी को किस आधार पर मापा जाता है? खाद्यान्न की मात्रा के आधार पे, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पे, या सभी? तो हमें पता है इसका आंसर होगा सभी। कितनी कैलोरी ले रहे हैं आप प्रतिदिन, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय क्या है हर महीने, या एक व्यक्ति प्रति महीने कितना खर्च करता है, इस सब के आधार पे हम निर्धनता का मापन करते हैं। यह एक सापेक्ष अवधारणा है। गरीबी को किसी दूसरे व्यक्ति के या किसी दूसरे समूह के आधार पर ही समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निर्धनता का आकलन हेतु प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी निर्धारित की गई है? तो हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 2100 किलो कैलोरी निर्धारित की गई है। अगर आप इतनी किलो कैलोरी लेते हैं तो आप निर्धन नहीं हैं, अगर इससे कम ले रहे हैं तो आप निर्धन माने जाएंगे। अगला है, निम्न में से गरीब निर्धारण कमेटी या गरीबी से संबंधित कमेटी कौन सी रही है? रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर समिति, काका कालेलकर आयोग, या कोई नहीं? देखिए यहाँ प्रश्न है, गरीब निर्धारण समिति संबंधित कमेटी नहीं है, तो नहीं है में आ जाएगा काका कालेलकर आयोग, क्योंकि ये तो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। रंगराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी ये दोनों गरीबी निर्धारण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीब निर्धारण में निम्न आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है कि भारत में गरीबी निर्धारण के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं? खाद्यान्न की, चिकित्सा की, शैक्षणिक और सभी। तो हमें पता है इन सभी के आधार पे ही भारत में किसी व्यक्ति को गरीब या अमीर माना जाता है। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था का सबसे दूषित व घृणित पहलू है? अस्पृश्यता, छुआछूत, दोनों, या धार्मिक कर्मकांड? तो हमें पता है जाति व्यवस्था का सबसे दूषित घृणित रूप है अस्पृश्यता या छुआछूत। दोनों एक ही बात है, अस्पृश्यता व छुआछूत एक ही चीज है। अगला है, अनुसूचित जाति हेतु हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हमें पता ही है हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने किया था। भगवान के लोग या हरि के लोग। अस्पृश्यता के आयाम हैं, तो अस्पृश्यता के आयाम है अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर या अधीनता, शोषण व आश्रितता, या सभी? तो हमें पता है इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रथा को हम कहते हैं बेगार प्रथा। बेगार, बिना किसी मेहनताने के या बिना किसी मूल्य को चुकाए व्यक्ति से काम करवाना, जिसके ऊपर 1961 में रोक लग गई थी। बेगार प्रथा पर रोक कब लगाएगी? देखिए हमें चर्चा कर ली थी हमने कि 1961 में बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई। भारत में कोई भी किसी व्यक्ति से अब बेगार नहीं करवा सकता। EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अभी देखिए अभी कुछ समय पहले ही किया गया है, ये 10%। आर्थिक रूप से असक्षम जो लोग हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है।
फिर है संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो ये सभी को पता है, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात कहता है। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, किस वर्ष बना? तो हमें पता ही है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और हिंदू विवाह अधिनियम भी 1955। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, कानूनी है या इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। मराठी भाषा के उपन्यास बलूत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे दया पवार, जो कि मराठी भाषा के या दलित थे और जो मराठी भाषा के बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे उपन्यास भी लिखे। फिर है वह जातियां जो जाति क्रम में न तो अगड़ी हैं तथा न ही वो निम्नतम सोपान पर है, क्या कहलाती हैं? जो न तो ऊपर है न नीचे है, बीच में है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अन्य पिछड़ी जातियां। चलिए अगला प्रश्न है अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो ये सभी को पता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्राप्त है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग था, जिसको हम मंडल आयोग बोलते हैं, उसने 27% आरक्षण का प्रावधान या उसकी अनुशंसा की थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब तथा कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो हम सभी को पता है कि 14 अगस्त 1993 को अनुच्छेद 338 ब के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब व किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये भी हमें पता है कि 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। चलिए अगला प्रश्न है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब व किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये भी सबको पता है, बड़ा ही फेमस भी रहा है और बहुत विवादास्पद भी रहा है, जिसको हम मंडल आयोग बोलते हैं। वो है 1 जनवरी 1979 बीपी मंडल, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इसी ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान की अनुशंसा की थी। मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो जो हमें पता है ये 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला है मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया? तो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं वो 16 नवंबर 1992 को आंशिक रूप से लागू कर दी गई थी, जिसमें जैसे क्रीमी लेयर की जो श्रेणी थी उसके साथ 16 नवंबर 1992 को लागू कर दिया गया। फिर है सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है? तो ये प्रश्न बड़ा इजी प्रश्न है, सभी को पता है कि ये गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर है और इसी में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा पटेल जी की लगाई गई है। फिर है पोलावरम बांध कौन सी नदी पे है? तो हमें पता है कि ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के ऊपर है पोलावरम बांध। फिर है डिक्कू क्या है? जाति, जनजाति, वर्ग या वर्ण? तो देखिए डिक्कू एक जनजाति है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ भारत का 26वां नवीन राज्य कब बना और कौन से राज्य से निकल के बना? तो हमें पता ही है कि 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, 26, 27 और 28। तो ये था मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को बना हुआ। 26वां राज्य मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को बना। फिर है उत्तराखंड 27वां नवीन राज्य कौन से राज्य से तथा कब बना? तो हमें पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकलकर 9 नवंबर सन 2000 को नया राज्य बना, 27वां राज्य। और 28वें राज्य की चर्चा करते हैं कि झारखंड है वो 28वां राज्य कब बना? तो हमें पता है कि ये झारखंड है वो बिहार से अलग होके 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना। चलिए सारे के सारे ये 2000 में बने हैं तीनों राज्य। और हम नए राज्य की बात कर लेते हैं। भारत का जो 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से पृथक होकर, कौन सा नया राज्य बना था? वो था तेलंगाना, जो कि 2 जून सन 2014 को बना था। 2 जून सन 2014। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो देखिए आदिम जाति जो है वो झूम कृषि भी करती है, वो स्थानांतरित कृषि भी करती है। एक
एक जगह से दूसरी जगह जा जाके एक जगह की वो जो वन है, जंगल है, उनको काट के या उनको जला के जगह बनाते हैं, फिर वहाँ 1-2 साल तक कृषि करते हैं, फिर कुछ साल बाद में किसी दूसरी जगह पे जाके कृषि करते हैं। तो इसको हम बोल देंगे झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो अ व दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। फिर है कलिंग नगर कहाँ स्थित है? तो हमें पता ही है कलिंग नगर हत्याकांड हुआ था, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। कलिंग नगर जो कि लोहे के लिए जाना जाता है। कलिंग नगर किसके लिए जाना जाता है? देख लीजिए आ गया प्रश्न। तो ये जाना जाता है लौह अयस्क हेतु। टाटा स्टील है या जो स्टील की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कलिंग नगर में ही स्थापित की गई हैं। लौह अयस्क के लिए ये फेमस है। मात्र 57 परिवार पाए जाते हैं। केरल के नायर जनजाति में, मेघालय की खासी जनजाति में, उत्तरी भारत में, अ दोनों। देखिए इसमें अगर हम देखें तो उत्तरी भारत में है वो पितृ 57 परिवार पाए जाते हैं। तो बस गए केरल के नायर और मेघालय की खासी जनजाति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ व दोनों। केरल के नायर, खस, गारो, इन सब में मात्र 57 परिवार पाए जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत तथा आधुनिक भारत के जनक किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न बहुत आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। राजा राममोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। फिर है संवाद कौमुदी तथा बंगदूत के लेखक कौन है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लेखक है राजा राममोहन राय, संवाद कौमुदी के। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब व किसने की? तो हमने ये बात पहले कर ली। राजा राममोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर रोक कब व किसके प्रयासों से लगाई गई? तो ये भी हमने पढ़ लिया कि राजा राममोहन राय के द्वारा 1829 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1829 में सती प्रथा पे रोक। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो हमें पता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना महर्षि रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह भी प्रारंभ करवाए थे। फिर है विधवा पुनर्विवाह व स्त्री शिक्षा पे बल किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ किया, स्त्री शिक्षा पे बल भी दिया। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की तथा कब की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो हमें पता ही है कि सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले या महात्मा गोविंद ज्योतिबा फुले। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, निम्न जातियों को ऊपर उठाने के लिए। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? तो ये भी हमें पता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने प्रथम बालिका विद्यालय प्रारंभ किया था पुणे में। देखिए वर्ष 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? तो भारत की महिला साक्षरता दर है 64.46%। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम बालिका विद्यालय किसने, कहां तथा कब खोला गया? देखिए तीनों बातें आ गई, कब, कहां और किसने। तो हमें पता है सावित्रीबाई फुले ने, जो महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, उन्होंने पुणे में 1848 में प्रथम बालिका विद्यालय प्रारंभ किया था। फिर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक है सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, सर सैयद अहमद खान, उन्होंने ही मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की वकालत की। फिर है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो ये बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सभी को पता है कि आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी गुड्डी पर्व दिवस को। वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया? तो सभी को पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लोटो नारा दिया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसको आगे बढ़ाया। फिर है आर्य समाज की स्थापना कब तथा कहाँ हुई? तो ये हमने बात कर ली थी कि 1875 में गुड्डी पड़वा दिवस के ऊपर गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो याद रखें दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर तिवारी या मूल शंकर तिवारी। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं।
स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि स्त्री पुरुष तुलना के लेखिका कौन है? ताराबाई शिंदे। ये ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक कब व किस भाषा में प्रकाशित हुई है? तो जो ताराबाई शिंदे थी, तो शिंदे हैं वो मराठी होते हैं और इन्होंने मराठी में लिखी थी और 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी गई। फिर है, सुल्ताना का सपना या सुल्ताना ड्रीम पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो सभी को पता है कि बेगम रुकैया, जिन्होंने 1908 में सुल्ताना का सपना नामक किताब लिखी थी। उस सपने में उन्होंने ऐसा सपना देखा था कि सब कुछ कार्य महिलाओं के द्वारा ही किए जा रहे हैं। एक ऐसी धरती के ऊपर एक ऐसा नया समाज आ गया है जिसमें सब कुछ महिलाएं कर रही हैं, पुरुषों के सारे काम भी महिलाएं कर रही हैं। फिर अगला प्रश्न है, बेगम रुकैया का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेगम रुकैया का जन्म हुआ था अविभाजित बंगाल में, और यहीं पे उन्होंने एक बालिका विद्यालय की स्थापना भी की थी। बेगम रुकैया का विद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पहले तो वो अविभाजित बंगाल में था, वर्तमान में वो पश्चिम बंगाल में है। नहीं सॉरी, बेगम रुकैया ने पहला विद्यालय बिहार में स्थापित किया था, लेकिन फिर उसको उन्होंने बंगाल में शिफ्ट कर दिया था और 1911 में, और अभी वर्तमान में वो पश्चिम बंगाल में है, जिसको पश्चिम बंगाल की सरकार चलाती है। फिर है, पदोराग नामक रचना की लेखिका है? तो देखिए, पदोराग भी किसने लिखी है? पदोराग भी बेगम रुकैया ने ही लिखी है। फिर है, किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक और बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी के लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया जाता है? नियोग्यता, असशक्तता, अन्यथा सक्षम या सभी? तो हमें पता है कि इसके लिए सभी शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। नियोग्य भी कहा जाता है, असशक्त भी कहा जाता है, अन्यथा सक्षम भी कहा जाता है। फिर है, असक्षम लोगों को की स्थिति की और अधिक विकट होने की क्या कारण है? असक्षम लोगों की स्थिति और अधिक विकट होने का क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण है गरीबी। गरीबी होने की वजह से फिर वो जो है अपना इलाज भी ठीक से नहीं करवा पाते और बड़ी ही विकट स्थितियों में उनको रहना पड़ता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। अगला प्रश्न है, विकलांग जन अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांगों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो हमें पता है कि विकलांगों को 3% आरक्षण प्रदान किया गया है। फिर है, द्वितीय वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन कहाँ तथा कब आयोजित किया गया? तो देखिए, यह आयोजित किया गया जून 2019 में अर्जेंटीना के आयर्स शहर में, ब्यूनस आयर्स, जून 2019 में, 5 से 8 जून के बीच। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग विकलांगता के शिकार हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें कि कुल जनसंख्या का 2.23% है वो विकलांगता के शिकार हैं, और इनकी जो संख्या है वो है 2.68 करोड़, मतलब 2.68 करोड़ लोग हैं वो विकलांग हैं, और उनका प्रतिशत है 2.23%। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में लगभग कितने प्रतिशत लोग विकलांगता के शिकार हैं? तो पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 15% लोग हैं वो विकलांगता के शिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की विकलांगता पाई जाती है? तो सर्वाधिक विकलांगता का प्रकार कौन सा है? वो है चलने फिरने, जिसको हम लोकोमोटिव बोलते हैं, या डम्ब है, या मानसिक रूप से है, या बोलने की है। तो सबसे है चलने फिरने की लोकोमोटिव विकलांगता का प्रतिशत भारत में सबसे ज्यादा है। फिर है, भारत में सर्वाधिक विकलांग जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये देखिए, सबसे ज्यादा ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अब जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गया, लेकिन पहले जो जम्मू कश्मीर जो साथ में था उसमें ये सर्वाधिक विकलांग जनसंख्या पाई जाती थी। ठीक है, हमारे समाज की देखिए, ये जो विकलांगता प्रतिशत है वो सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में, उसके बाद में महाराष्ट्र में, उसके बाद में उड़ीसा में ऐसे पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, हमारे समाज की विशेषताओं में सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है? तो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है सामाजिक विषमता, अपवर्जन व बहिष्कार, सभी। तो
सभी हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे समाज की विशेषताओं में ये चिंता का विषय रहा है सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक भेदभाव का स्पष्ट रूप है? तो स्पष्ट रूप से सामाजिक भेदभाव कहाँ दिखता है? महिलाओं के साथ, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ, अस्पृश्यता या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता है वो सामाजिक भेदभाव का स्पष्ट रूप है, जहां एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलने से या घुलने मिलने से रोका जाता है। अगला प्रश्न है, द टेक्सट्स ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ एक शब्द आ गया रीमैरिज ऑफ विडोज। तो हमें पता ही है कि महिलाओं के लिए या विधवा पुनर्विवाह के लिए काम सबसे ज्यादा किसने किया था? तो एम.जी. रानाडे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्गों के निर्धारण हेतु किसे आधार माना गया है? कि किसके आधार पर पिछड़ा वर्ग का निर्धारण किया जाता है? गरीबी के आधार पे, कृषि के आधार पे, सामाजिक व शैक्षणिक आधार पे या व्यवसाय के आधार पे? हमें पता है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे पिछड़ा वर्ग का निर्धारण किया जाता है। ऐसी जातियां जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं। फिर है, थ्री समर्स ऑफ ह्यूमन नेचर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जोसेफ बटलर। थ्री सम्स ऑफ ह्यूमन नेचर। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, एनोलॉजी ऑफ रिलीजन। तो एनोलॉजी ऑफ रिलीजन के लेखक भी कौन है? जोसेफ बटलर है। चलिए अगला प्रश्न है, 90 नंबर का प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम कब बना या कब पारित किया गया? तो सभी को पता है कि 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, शारदा बिल कब पारित हुआ? तो यह भी हमें पता है कि 1929 में, जहां विवाह की आयु के बारे में 18 और 21 वर्ष का प्रावधान किया गया, वो शारदा बिल पारित किया गया। फिर है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो हमें पता है कि महर्षि रानाडे के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। अगला है, वैदिक अथॉरिटी फॉर विडो मैरिज के लेखक कौन है? वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज। तो जहां विडो मैरिज आ गया वहां किसकी चर्चा करेंगे? एम.जी. रानाडे की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक विषमता व बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है, ये क्या है? उचित है, अनुचित है, दोनों? सही है या गलत है? तो ये हमें पता है कि ये सही है कि सामाजिक विषमता व बहिष्कार जीवन की एक सच्चाई है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद निःशक्त जनों को लोक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है? तो आर्टिकल 41 है, वो निःशक्त या विकलांग लोगों को लोक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। फिर है, संपूर्ण विश्व में किसी भी महिला द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो हमने बात की थी सुल्ताना के सपनों की, सुल्ताना ड्रीम्स की। यह पुस्तक थी जिसके अंदर महिलाओं को ही दुनिया का सर्वे सर्वा बताया गया था। फिर है, आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो हमें पता ही है कि भारत में कोई भी जाति अनुसूचित जाति होगी या नहीं होगी, इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा ही अधिसूचित की जाएगी। 9 नंबर का प्रश्न है, अध्याय 16 में कौन सी धाराएं आरक्षण से संबंधित हैं? अध्याय 16 में कौन सी धाराएं आरक्षण से संबंधित है? तो हमें पता ही है कि अनुच्छेद 330 से 342 है, वो क्या है? आरक्षण से संबंधित है। अनुसूचित जाति व जनजाति का जो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उससे संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, 98 था, ये 99 है। महिलाओं को कौन सी संस्था में आरक्षण प्राप्त है? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व नगर पालिकाओं में या सभी में? तो हमें पता ही है कि केवल पंचायती राज व नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है 100 नंबर का, सामाजिक विषमता व बहिष्कार सामाजिक है क्योंकि यह व्यक्ति से संबंधित है, संपूर्ण समाज से संबंधित है, समूह से संबंधित है, वैसे दोनों? तो देखिए इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? वैसे दोनों। ये व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये संपूर्ण समाज से संबंधित है और समूह से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सही, वैसे दोनों। अंतिम व 101 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो हमें पता ही है कि इसका पुनर्गठन वर्ष 2000 में किया गया।
तो देखिए विद्यार्थियों, आज के 101 प्रश्न पूरे हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसे लाभान्वित होंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल को लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।